नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ में जो हमारा पाठ का नाम है स्वास्थ्य और रोग भाग 2। इस पाठ के अंतर्गत हम लोगों ने पहले वीडियो देखे थे जिसके अंदर जो कि बहुत सारे रोगों के बारे में हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े। अब उसी के आगे इस पाठ में जो है कि हम लोग जो है कि वाह अर्थात जो है कि वाहकों के माध्यम से अर्थात कीटकों के माध्यम से किस प्रकार रोग का जो है कि संक्रमण होता है उसको हम लोग जानकारी देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा इस पाठ के अंदर है, पहला आपको दिया गया है डेंगू। मेरे प्यारे बच्चों, यह आपको मालूम होगा बारिश का मौसम जो होता है इस डेंगू के प्रसार के लिए जो है कि अनुकूल होता है। ऐसे कंडीशन में इस रोग का जो है कि प्रसार जो है कि तेजी से होता है। अब इस रोग के प्रसार के लिए यहाँ पे आपको कुछ कारण दिए गए हैं, जैसे संग्रहित पानी में मच्छर अंडे देते हैं तथा उनकी वृद्धि के लिए पोषक वातावरण निर्मित होकर उनकी संख्या बढ़ती है। मच्छरों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, उसमें से एडिस इजिप्टी प्रकार के मच्छर द्वारा डेंगू नामक रोग का संक्रमण होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने बता दिया कि बहुत सारे जो कि मच्छर होते हैं, लेकिन इन मच्छरों में से डेंगू का जो एक विशेष मच्छर है जिसका नाम आपको दिया गया है एडिस इजिप्टी। एडिस इजिप्टी इस रोग से जो है डेंगू रोग का जो है प्रसार होता है। लेकिन यह रोग जो है कि प्रसार होने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि ये जगह जब पानी संग्रहित होता है तब उसके अंदर यह मच्छर अंडे देते हैं और इस अंडे से जो है कि इसमें से लार्वा से बहुत सारे जो है कि मच्छरों की एक साथ उत्पत्ति होती है, अर्थात इनकी संख्या में तेजी से वृद्धि होती है और जिसके कारण अर्थात डेंगू रोग का प्रसार होता है। तो इसके जब प्रसार होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका जो है कि हमारे शरीर के ऊपर जो है कि बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। जब किसी व्यक्ति को डेंगू रोग पकड़ता है अर्थात डेंगू रोग होता है, उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अब उस चेंजेस को हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे आपको पता किया है कि तेज बुखार, तेज सिर दर्द, उल्टियां होना, अर्थात उसके शरीर में तेज बुखार आता है और उसका सिर भी बहुत तेजी से दर्द देता है और उसको बार बार उल्टियां होती है, जिसके कारण इस डेंगू रोग का प्रसार होता है। दूसरा पॉइंट है सबसे अधिक महत्वपूर्ण आंखों में अत्यधिक दर्द होना। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि जब डेंगू रोग होता है तो उस डेंगू रोग के कारण उस दर्द के जो है असहाय दर्द उसके शरीर में उत्पन्न होता है, जिससे उसकी आंखें जो है लाल हो जाती हैं और लाल होकर जो है असहाय दर्द उत्पन्न होता है। तो यह डेंगू के कारण होता है। अगला आपको दिया गया है कि सबसे अधिक जो आपको दिया गया है कि रक्त में रक्त पट्टिकाओं की संख्या कम होने से शरीर के अंदर रक्तस्राव जो है कि उत्पन्न हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा यह डेंगू का प्रमुख लक्षण है कि अगर मालूम है उस व्यक्ति को अगर डेंगू रोग हुआ है तो उसके शरीर के अंदर जो पाए जाने वाले जो पट्टिकाएं हैं अर्थात रक्त पट्टिकाएं होती हैं, उस रक्त पट्टिकाओं की संख्या कम होने लगती है और उस संख्या को कम होने से उसके शरीर के अंदरी भाग में जो है रक्त का स्राव शुरू हो जाता है, खास तौर पे जहाँ पे किडनी पाई जाती है। इसके अलावा जहाँ पे मालूम है मूत्रपिंड होता है अर्थात जहाँ पे मूत्राशय होता है, वहां पर जो है कि इस रक्त का स्राव तेजी से होता है डेंगू के कारण। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि रक्त पट्टिकाएं हमारे शरीर में रक्त के कणों को रोक के रखती है, जिससे हमारे शरीर के अंदर रक्त का बहाव नहीं होता है। लेकिन जब इनकी संख्या कम होने लगती है तो हमारे शरीर में आंतरिक भागों में रक्त का स्राव शुरू हो जाता है। इसके बाद अगला आपको दिया गया है शरीर की मांसपेशियों में दर्द होना। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे शरीर की जितनी भी सारी मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, सब जो है कि दर्द होने लगता है इस डेंगू के कारण। तो ये सारे जो है कि आपको मालूम होगा अगर लक्षण दिखाई देते हैं हमारे शरीर के अंदर तो इसका मतलब हमको डेंगू रोग हो चुका है। अब जब डेंगू रोग हो जाता है तो हमको इसका कुछ उपचार कराना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम होगा हमको कोशिश करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि हमको यह रोग न हो। अब जबकि यह रोग हमको न हो, इसके लिए बहुत सारे हमको जो है कि उपाय करने चाहिए। ये सारे उपाय मैं आपको यहाँ पर दिया हूँ, एक एक करके देखेंगे।
सबसे पहला आपको उपाय दिया गया है कि अपने घर के आसपास टायर, टूटे गमले, प्लास्टिक की कोई भी वस्तु न फेंकें। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि डेंगू रोग का प्रसार जो होता है स्थिर पानी के कारण होता है, अर्थात जब किसी जगह पे पानी रुकता है तब वहां पे जो है कि ये मच्छर अंडे देने लगते हैं। तो बरसात के मौसम में खासतौर पे डेंगू का जो प्रसार तेजी से होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, गमले, टूटे फूटे वस्तुएं, इसके अलावा टायर वगैरह फेंक देते हैं। अब उसके उन वस्तुओं के अंदर जो है कि यह पानी संग्रहित हो जाता है, जिसके कारण इस रोग का प्रसार तेजी से होने लगता है। दूसरा पॉइंट आपको दिया है, घर में मच्छरों को प्रवेश न होने दे, इसके लिए जालीदार खिड़कियों का उपयोग करें। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि घर के अंदर अगर मच्छर का प्रवेश होगा तो इस रोग का जो है कि प्रसार तेजी से होगा। इसके लिए हमको कोशिश करना चाहिए कि हमारे घर के जो खिड़कियां वगैरह हैं वहां पर जो है कि जालियों का उपयोग करें, जिससे जो है कि वह कीटकर्ता जो है कि मच्छर हमारे घर के अंदर प्रवेश न कर सके। और घर के अंदर जब ये मच्छर का प्रवेश नहीं होगा तो हमको इस रोग का खतरा भी कम होगा। इसके बाद अगला दिया गया है कि घर के अंदर उपयोग में लाए जाने वाले पानी को ढककर रखें तथा उस पानी को समय समय पर बदलते रहें। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि इस रोग के कारण जो होता है ये सारी समस्याएं होती हैं। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारे घर के अंदर जो उपयोग में लाए जाने वाले जो पानी है, जिसको हम लोग खास तौर पर पीने के लिए उपयोग करते हैं, नहाने के लिए करते हैं, कपड़े साफ करने के लिए करते हैं, इसके अलावा जो है कि खाना पकाने के लिए करते हैं, उस पानी का जो है हमको समय समय पर उसको बदलते रहना चाहिए और उस पानी को हमको ढक के रखना चाहिए, जिसके कारण जो है कि मच्छर उसके अंदर पनपने न पाए। इसके बाद अगला पॉइंट आपको दिया है कि रात्रि के समय मच्छर न काटे, इसके लिए मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि मच्छरदानी जो है कि आज इंटरनेट का सस्ता साधन है, इसका उपयोग करके हम रात्रि को आसानी से सो सकते हैं और हमको जो है कि मच्छर वगैरह जो है कि कोई भी ऐसे कीटक हमको काट नहीं सकते। इसलिए सोते समय हमको मच्छरदानी या ओडोमॉस वगैरह का उपयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट आपको दिया गया है कि अपने आसपास का परिसर स्वच्छ रखें, जिसके कारण जो है कि इस रोग का जो है कि प्रसार नहीं होगा, क्योंकि यह प्रसार जो होता है परिसर को दूषित होने के कारण ही होता है। अगर हम परिसर को साफ सुथरा रखते हैं तो वहां पर पानी जमा नहीं होगा और जिसके कारण इस मच्छर की उत्पत्ति नहीं होगी। तो इसके लिए हमको अपना परिसर, वातावरण, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, सभी को जो है कि स्वच्छ करके रखना चाहिए। इसके बाद अगला है, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर हमें जो है कि डॉक्टर का परामर्श अवश्य लेना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि अगर इसमें से कोई भी लक्षण अगर हमारे शरीर में दिखाई देते हैं तो हमको जो है कि उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी जो है कि जानकारी हमको जो है कि अपने डॉक्टर को देना चाहिए, जिससे जो है कि इस रोग का जो है हम जो है कि इसका उपचार कर सके। अदरवाइज यह रोग हमारे शरीर के अंदर अगर प्रवेश कर गया, अगर हम उसके ऊपर लापरवाही किए तो समझ लीजिए कि ये प्राण घातक हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये डेंगू रोग के बारे में इतनी सारी जानकारियां थी जिसको आपको ध्यान में रखना है और उसको जो है कि अपने आसपास के लोगों को भी उसकी जागरूकता को बढ़ाना है। तो ये जो है कि डेंगू रोग था। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं स्वाइन फ्लू। मेरे प्यारे बच्चों, अगला है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू भी आपको मालूम होगा कि इसका जो है रोग का जो प्रसार आपको यहाँ पर दिया गया है कि स्वाइन फ्लू, इस रोग का प्रसार सुअर, इस प्राणी तथा मानव द्वारा होता है। स्वाइन अर्थात सुअर और फ्लू का अर्थ है जुकाम या सर्दी। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो स्वाइन फ्लू है आपको मैंने पहले बता दिया कि यह भी एक प्रकार की जो है कि विषाणु है और यह विषाणु जो है कि सुअर के अंदर पाई जाती है और सुअर के अंदर से इस विषाणु का जो प्रसार जो है कि मानव के अंदर होता है और जिसके कारण स्वाइन फ्लू नामक विषाणु जो है कि हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमको यह रोग हो जाता है। स्वाइन अर्थात सुअर और फ्लू अर्थात सर्दी या जुकाम, जिसके माध्यम से इसका नाम है स्वाइन फ्लू अर्थात सुअर के द्वारा फैलने वाला रोग या विषाणु। तो जब यह विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं, बहुत सारे लक्षण हमारे शरीर के ऊपर दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला आपको लक्षण दिखाई देता है
कि सिर में दर्द होना, गले में दर्द होना और सांस लेने में तकलीफ होना। मेरे प्यारे बच्चों, जब यह स्वाइन फ्लू हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे सिर में, गले में और जो है कि दर्द होने लगता है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। यह स्वाइन फ्लू का पहला लक्षण है। दूसरा आपको यह दिया गया है कि श्वसन मार्ग में रुकावट उत्पन्न होना, अर्थात सांस लेने में हमको रुकावट उत्पन्न होती है, अर्थात हमको ऐसा लगता है कि जैसे मालूम है ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न हो रही है। तो यह जब स्वाइन फ्लू हमारा रोग फैलता है तो इसके कारण ही जो है कि हमारे श्वसन मार्ग में रुकावट उत्पन्न होती है, अर्थात जिससे हमको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और साथ ही साथ मांसपेशियों में दर्द होना आदि लक्षण हमारे शरीर में पाए जाते हैं। हमारे शरीर की मांसपेशियां, हमारी हड्डियां, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है और ये सारी जब चीजें हमारे शरीर के अंदर दिखाई देती है तो इसका मतलब हमको स्वाइन फ्लू नामक जो है कि रोग अर्थात विषाणु हमारे शरीर में उत्पन्न हो चुका है। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन जब मालूम है किसी व्यक्ति के अंदर ये सारे रोग जब उत्पन्न होते हैं तो इसके मालूम है कुछ हमको रोकथाम भी करना चाहिए, कुछ इसका उपचार करना चाहिए। तो इसका उपाय आपको मैं यहाँ पर दिया हूँ कि जब मालूम है यह रोग जो है कि हमारे शरीर में फैलता है तो इसके क्या हमको उपाय करने चाहिए। जैसे आपको दिया गया है कि जब स्वाइन फ्लू के विषाणु का प्रसार रोगी के नाक तथा गले के स्राव व थूक के द्वारा होता है। अभी ध्यान दीजिए, नाक व गले के द्वारा जो स्रवित होने वाले जो द्रवित पदार्थ हैं जो शरीर में से बाहर निकलते हैं, चाहे खांसते समय चाहे छींकते समय, जब वह मालूम है किसी रोगी व्यक्ति से निरोगी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तब इस रोग का क्या होता है, प्रसार होता है। जब प्रसार होता है तो हमको बहुत सारी सावधानियों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आपको पहले सावधान किया गया है कि भीड़ भाड़ की जगहों पर नहीं जाना चाहिए, अर्थात आपको मालूम होगा बहुत सारी जगहों पे ऐसी होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में क्राउड होता है, जैसे भाजी मार्केट है, बस स्टैंड हो गया, बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में जो है कि भीड़ होती है। तो ऐसी कंडीशन में हमको इस सार्वजनिक जगहों पे नहीं जाना चाहिए, उसका उपयोग करने से हमको टालना चाहिए। दूसरा आपको दिया है, खांसते व छींकते समय अपने मुंह व नाक को हमेशा ढककर रखें। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि खांसते समय या छींकते समय हमको अपने मुंह को, अपने नाक को हमेशा ढक के रखना चाहिए, जिससे उस रोग का जो है कि संक्रमण जो है कि अन्य व्यक्तियों में न हो या अन्य व्यक्तियों को हुआ संक्रमण हमको न हो। तो इसलिए हमको अपने नाक और मुंह को हमेशा जो है कि ढक के रखना चाहिए, बंद करके रखना चाहिए, जिससे उसका संक्रमण रुक सके। अगला है, अपने हाथ और पैरों को बार बार स्वच्छ पानी से धोएं। अपने मेरे प्यारे बच्चों, इस सफाई को हमको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हमारे इस्तेमाल किए जाए कपड़े हो, चाहे हमारे जो है कि हाथ हो चाहे पैर हो, इन सबको जो है कि स्वच्छ पानी से हमको बार बार साफ करते रहना चाहिए अगर स्वाइन फ्लू के लक्षण हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इस बातों को हमको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद अगला आपको दिया गया है कि रोगी के द्वारा उपयोग में लाए गए वस्तुओं का उपयोग न करें और साथ ही साथ रोगी से जो है कि संपर्क को टालें। अगर किसी व्यक्ति को स्वाइन फ्लू नामक रोग हुआ है तो उसके संपर्क को हमको टालना चाहिए, उसके संपर्क में नहीं जाना चाहिए और उसके द्वारा उपयोग में लाई गई जो वस्तुएं हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे कपड़े हो, चाहे खाने हो, चाहे कुछ भी हो, इन सभी चीजों को हमको टालना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला आपको दिया गया है कि अपने आसपास का परिसर स्वच्छ रखें। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बार बार बताया कि परिसर अगर दूषित है, गंदा है, चाहे घर का चाहे बाहर का, तभी रोगों का प्रसार होता है। तो इसलिए रोग का प्रसार न हो, इसके लिए हमको उसको बार बार जो है कि स्वच्छ करना चाहिए, हमारे परिसर को सफाई रखना चाहिए, जिससे इस रोग का संक्रमण को हम रोक सके। और लास्ट आपको दिया है कि सर्दी जुकाम होने पर डॉक्टर का परामर्श अवश्य ले। हमको जो है कि नॉर्मल नहीं समझ के रखना चाहिए, क्योंकि इस वातावरण में अनेक प्रकार की आपको मालूम होगा कि बीमारियां फैली हुई है। जैसे अभी आप लोग फिलहाल में अभी आप देख रहे हैं ये कौन सा बीमारी चल रही है, इस बीमारी का भी सेम लक्षण यही है जो आप देख रहे हैं कि कोरोना फैला हुआ है, इस कोरोना का भी एकदम वैसे ही है। तो जिस प्रकार कोरोना के लिए हम लोग मालूम है जितनी देखभाल कर रहे हैं, उतनी ही देखभाल जो है कि स्वाइन फ्लू में भी अगर करेंगे तो हम भी इस रोग से बच सकते हैं। तो इस बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ अलावा जो है कि अभी हम अगला देखेंगे, जो लास्ट आपको बचा हुआ है एड्स। यह एड्स आपको मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है कि यह भी एक विषाणु के द्वारा ही पाई जाती है।
जो एड्स नामक जो है कि विषाणु जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तब हमको जो है कि यह बीमारी हो जाती है, अर्थात एड्स होता है। लेकिन जब एड्स की उत्पत्ति हुई थी, हम लोग देखेंगे कि एड्स की उत्पत्ति कहां से हुई है, कैसे हुई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर दिया गया है कि इस रोग की उत्पत्ति प्रथम अफ्रीका में पाए जाने वाले बंदरों से हुई है। एड्स के विषाणु प्रथम इन बंदरों में दिखाई दिए, इसके बाद इस विषाणु का फैलाव पूरे विश्व में हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि यह जो है विषाणु प्रारंभ में जो है कि अफ्रीका में पाए जाने वाले बंदरों में पाई गई। जब वहां पे जांच हुई तब पता चला कि इन बंदरों के अंदर एड्स नामक जो है कि विषाणु पाए जाते हैं, और उन विषाणु का जो है कि आज पूरे विश्व में जो है कि इस रोग का जो है कि प्रसार हुआ है, जिसको पूरा विश्व जो है कि झेल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मालूम है ये विषाणु जो है कि जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो इसका जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो HIV होती है, और इसके बाद जब वो पूरी तरह से हमारे शरीर के अंदर पूरी तरह से फैल जाते हैं, जब जकड़ लेते हैं, तब हमको जो है कि एड्स नामक रोग हो जाता है। अर्थात इसका जो मालूम है प्रमुख कार्य ये होता है कि हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता को कम करना। हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिकारक क्षमता जो पाई जाती है उस क्षमता को घटा डालते हैं, और जिसके कारण हमको अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। हम लोग एक एक करके देखेंगे। आपको यहाँ पर दिया गया है एड्स का जो फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये एड्स और HIV इन दोनों की जो है फुल फॉर्म है। जब यह मालूम है किसी व्यक्ति के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो इनके प्रवेश करने के कुछ मार्ग हैं कि इनका प्रसार कैसे होता है। एड्स का नाम तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन यह एड्स फैलता कैसे। तो फैलने के लिए आपको मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। जैसे आप देखिए, पहला आपको क्या है, असुरक्षित लैंगिक संबंधों के द्वारा, अर्थात जब मालूम है स्त्री या पुरुष जब असुरक्षित लैंगिक संबंध बनाते हैं एक दूसरे के साथ, तब इस रोग का जो है कि प्रसार होता है। दूसरा आपको दिया गया है सुइयों के बार बार उपयोग करने से। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा जो डॉक्टर हमको सुई लगाते हैं, तो अगर मालूम है एक ही सुई का बार बार मालूम है उपयोग कर रहे हैं रोगी व्यक्ति से निरोगी व्यक्ति में, निरोगी से रोगी व्यक्ति में, तब इस रोग का संक्रमण होता है, अर्थात तो वहां पे जो है कि एड्स फैलने का खतरा बढ़ जाता है। अगला आपको दिया है कि माता के गर्भ से उत्पन्न होने वाले उसके बच्चे को। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मालूम है उस माता अगर गर्भवती है और उसको एड्स हुआ है, तो उस माता के जो गर्भ में जो पनपने वाला जो भ्रूण है, उस भ्रूण के माध्यम से वह एड्स उस बच्चे में जो है कि आ जाते हैं, और वह बच्चा भी क्या होता है, एड्स से ग्रसित हो जाता है। इसके बाद बिना चेकअप किए रक्तदान से। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि आजकल मालूम है रक्त का दान किया जाता है, जरूरतमंदों को रक्त दिया जाता है, लेकिन अगर वहां पे असावधानी बरती गई और बिना चेक किए हुए अगर रक्त मालूम है किसी रोगी व्यक्ति को दिया गया, तो वह रक्त के माध्यम से एड्स का फैलाव हो सकता है। और साथ ही साथ अगला पॉइंट आपको दिया है कि अंगों के प्रत्यारोपण से एड्स का प्रसार होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अंगों का प्रत्यारोपण अर्थात आपको मालूम होगा हमारे शरीर के अंदर के बहुत सारे अवयव क्या होते हैं, कभी कभी खराब हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी निरोगी व्यक्ति से उस अंग का जो है कि आदान करते हैं, जैसे किडनी वगैरह हुआ और भी बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं, हृदय हुआ, दिल हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति से जो है कि उस अंग का आदान करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर उस व्यक्ति को एड्स है तो उस अंग के माध्यम से निरोगी व्यक्ति में भी एड्स का प्रसार हो सकता है। तो ये मालूम है प्रसार के बहुत सारे माध्यम हैं। इसके अलावा एक्सीडेंटियल जो होते हैं, आपको मालूम होगा कि बहुत जगहों पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों का एक दूसरे में जो है कि रक्त का मिश्रण हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में भी एड्स का जो है कि प्रसार होता है। इसके अलावा आप लोग को मालूम होगा सैलून वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, नाई वगैरह के पास जो हम लोग मालूम है एक ही ब्लेड से दाढ़ी वगैरह बाल वगैरह कटाते हैं, तो वहां पे भी रक्त का आदान जो है कि एड्स का संक्रमण बढ़ता है।
तो ऐसी असावधानियों को हमको बरतना चाहिए, हमको जानना चाहिए कि हमको जो है कि एड्स का प्रसार न हो। लेकिन अगर एड्स हो गया तो हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, बहुत सारे जो है कि समस्याएं हमारे शरीर के ऊपर दिखाई देने लगती है, जिसको हम लोग देखते हैं एक करके कि हमारे शरीर में लक्षण क्या क्या हमें मालूम पड़ते हैं। पहला आपको क्या है कि एड्स में 2 से 4 हफ्ते के बाद रोगी में लक्षण जो है कि मालूम पड़ने लगते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत में तो यह लक्षण हमको मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन जब 2 से 4 हफ्ते होते हैं या उससे भी अधिक समय होता है तब इसके कुछ लक्षण जो है कि हमको मालूम पड़ते हैं। और वह लक्षण है जैसे सर्दी जुकाम बार बार होना, वह ठीक न होना। मेरे प्यारे बच्चों, जो सर्दी बुखार जुकाम वगैरह को हम लोग देखते हैं कि यह आम बीमारी है, लेकिन एड्स में भी मालूम है अगर किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है तो उसको भी ये बीमारी होती है, लेकिन उसका सर्दी जुकाम ठीक नहीं होता है। इस बात को हमको ध्यान देना चाहिए। अगला आपको दिया है अतिसार व जुलाब बार बार होना व ठीक न होना। अतिसार अर्थात उल्टी और दस्त, और साथ ही साथ जुलाब अर्थात जिसको हम लोग लूज मोशन के नाम से जानते हैं, और यह बार बार होता है और यह लंबे समय तक जो है कि बना रहता है और ये ठीक नहीं होता है, तो हमको जो है कि उसका जो है कि कुछ ध्यान देना चाहिए कि हमको एड्स हो सकता है। इसके अलावा शरीर पर फुंसियां व फफोले निकलना, हमारे शरीर में पूरे शरीर पे चिकित्ता जैसे अर्थात फुंसियां वगैरह निकलने लगती हैं और छोटे छोटे फफोले निकलने लगते हैं, और इन फफोलों के माध्यम से पूरा शरीर जो है कि हमारा ढक जाता है। हमारी जो त्वचा है एकदम जो है कि दयनीय हो जाती है, अर्थात एकदम जो है कि उसके ऊपर जब रुकी रुकी दिखाई देने लगती है, उसके ऊपर धारियां दिखाई देने लगती है एड्स में। इसके अलावा रात्रि के समय अत्यधिक मात्रा में पसीना निकलता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि जब रात्रि के समय, दिन में नहीं, रात को जब हम लोग सोने जाते हैं तो ऐसे समय में हमको बेचैनी बढ़ जाती है और अधिक मात्रा में हमारे शरीर में पसीना निकलने लगता है, पानी निकलता है, और जिससे मालूम है हमारी बेचैनी अर्थात निद्रा जो है कि हमारी असहनीय हो जाती है, अर्थात जो है कि हमको नींद नहीं आती है। और लास्ट आपको क्या है, निमोनिया व क्षय जैसे रोगों का प्रसार होता है। आपको मालूम होगा जब हमारे शरीर में रोग प्रतिकारक क्षमता कम होती है तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारे रोग हमको जकड़ लेते हैं। निमोनिया वगैरह, क्षय वगैरह, जिसको हम लोग टीबी के नाम से जानते हैं, यह रोग जो है कि हमारे शरीर में जकड़ लेता है, अर्थात हमको यह रोग हो जाता है। इसके अलावा निमोनिया मुंह के छाले लंबे समय तक जो है कि ठीक नहीं होते, हमारे मुंह में जो है कि छाले पड़ जाते हैं और वह छाले जो है कि लंबे समय तक टिके रहते हैं और वह छाले जो है कि ठीक नहीं होते हैं, यह एड्स का जो है कि लक्षण है। तो ये सारे जो है कि आपको मैंने बताया इतने सारे लक्षण हमको जो है कि दिखाई पड़ते हैं अगर किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है तो। जब ये एड्स हो जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका हम लोग कुछ उपचार कराना चाहिए। इसके बारे में हमको जो है कि जानकारी होना चाहिए कि हमको एड्स हुआ है, उसके बचाव संबंधित हमको कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे एड्स के विषय में पूर्ण जानकारी, उसका बचाव है। मेरे प्यारे बच्चों, यह जानकारी हमको जो है कि एड्स के बारे में विशेष रूप से मालूम होना चाहिए कि यह एड्स रोग कैसे होता है, और एड्स रोग जब हमको हो गया है तो इसकी पूरी जानकारी हमको होनी चाहिए, तभी जो है कि हम इस रोग से बच सकते हैं। इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, 1 दिसंबर का जो दिन है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन जो है कि टीवी में, समाचार पत्रों में, रेडियो वगैरह पे सभी जगहों पर ये सारे मतलब एड्स में पूरी विस्तृत जानकारी दी जाती है। तो इसका हमको पालन करना चाहिए, उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि जानकारी ही इस एड्स का इलाज है। अगला आपको दिया गया है, उपयोग में लाए जाने वाले सुइयों का उपयोग न करें। जो हम लोग बार बार देखते हैं कि सुई का उपयोग में लाते हैं, डॉक्टर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उस एक बार उपयोग करने के बाद उसको फेंक देना चाहिए, वापस उसका उपयोग में नहीं लाना चाहिए। अगला आपको दिया है, रक्त को दाता से परीक्षण के बाद ही उसका उपयोग करना चाहिए। रक्त का आदान प्रदान करते समय जो रक्तदाता से पहले रक्त का जो है कि जांच होना चाहिए, फिर रक्तदाता से रक्त का जो है कि आदान करना चाहिए। अगर मालूम ऐसा नहीं करते हैं तो इस रोग का जो है कि प्रसार हो सकता है। अगला आपको दिया है, अंगों का प्रत्यारोपण जांच के बाद ही करें। जैसे मैंने आपको बताया कि जो अंग का हम लोग प्रत्यारोपण करते हैं, मतलब किसी निरोगी व्यक्ति से अंग का आदान प्रदान करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उसकी जांच होने के बाद ही उसका उपयोग करना चाहिए। और इसका सबसे महत्वपूर्ण है इसका इलाज का इलिशा एक किट आती है मेरे प्यारे बच्चों। इसकी इलिशा का जो फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो
सॉर्बेंट एसे किट। इस किट के अंदर जो है कि रक्त का परीक्षण किया जाता है, जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि व्यक्ति को एड्स नामक बीमारी है कि नहीं है। तो इस किट का हमको उपयोग करना चाहिए, जिससे हमको पता चल सके। तो इतनी सारी जानकारियां मैंने एड्स के इलाज संबंधित बताया। ये सभी जानकारियों को हमको पालन करना चाहिए, उसकी जानकारी रखना चाहिए। और साथ ही साथ आपको मैं यहाँ पर जो है कि गृह कार्य दिया हूँ, इस गृह कार्य को ध्यान से पढ़िए और यह गृह कार्य अपने कॉपी में लिख कर शुक्रवार और शनिवार को जो है कि आपको अपने ग्रुप में इसको भेजना है। जैसे डेंगू, स्वाइन फ्लू और एड्स के रोग का लक्षण और उसका उपाय गृह कार्य में लिखकर उसको याद करना है। और मेरे प्यारे बच्चों, शुक्रवार और शनिवार को अपने ग्रुप में इसको भेजना है। तो इन्हीं के साथ जितनी सारी मैंने आपको जानकारियां दी हैं, इन सभी जानकारियों को अपने दिमाग में बिठा लीजिए और सभी को जो है कि अच्छी तरह से उसको पढ़िए, याद कीजिए और उसको अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। ऐसे जगहों पे मतलब कि जहाँ पे बच्चे नहीं पहुँच पा रहा है वीडियो, वहां पर भी भेजने की कोशिश कीजिए। और इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।